हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में 11th क्लास के राजनीतिक सिद्धांत ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका 4th चैप्टर पढ़ेंगे। 4th चैप्टर आपका चल रहा था, आप इसमें 2 वीडियो देख चुके हैं सामाजिक न्याय के। आज इसी में आगे पढ़ेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। आपने अभी तक आपके स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी आप ऑन करें। इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आपके स्कूल का यूट्यूब चैनल है, तो आप इसमें जितने भी वीडियो हैं आप उन वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो है सामाजिक न्याय 4th चैप्टर है, राजनीति विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत की जो ये आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका 4th चैप्टर है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 4.1 सामाजिक न्याय का अनुसरण। सामाजिक न्याय का अनुसरण यहाँ से अपन पढ़ेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। यदि किसी समाज में बेहिसाब धन दौलत और उसके स्वामित्व के साथ जुड़ी सत्ता का उपयोग करने वाले तथा बहिष्कृत और वंचितों के बीच में गहरा एवं स्थायी विभाजन मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय का अभाव है। हम वहाँ सिर्फ समाज के विभिन्न व्यक्तियों के जीवन यापन के सिर्फ स्तरों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। न्याय के लिए लोगों के रहन सहन और तौर तरीके में पूर्ण समानता और एकरूपता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस समाज को अन्यायपूर्ण ही कहा जाएगा जहाँ धनी और गरीब के बीच में इतनी गहरी खाई हो कि वे बिल्कुल भिन्न भिन्न दुनिया में रहने वाले लगे और जहां अपेक्षाकृत वंचितों को उनकी स्थिति सुधारने का कोई मौका न मिले, चाहे वे कितना भी कठिन परिश्रम क्यों न करें। दूसरे शब्दों में, न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जरूर मुहैया करानी चाहिए ताकि वे स्वास्थ्य और जीवन जीने में सक्षम हो सके, समाज में अपनी प्रतिभा का विकास करे। इसके साथ ही समान अवसरों के जरिए वे अपने चुने हुए लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी न्यूनतम बुनियादी स्थितियों का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। विभिन्न सरकारी और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की गणना के लिए विभिन्न तरीके इजाद किए जाते हैं, लेकिन इस पर सहमति है कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा में आवास, पेयजल, शुद्ध न्यूनतम मजदूरी बुनियादी स्थितियों को इसका महत्वपूर्ण हिस्सा लेते हैं। लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति लोकतांत्रिक सरकारें अपनी जिम्मेदारी समझी जाती है। हालांकि सभी नागरिकों के लिए इन बुनियादी शर्तों की पूर्ति, खासकर भारत जैसे जहां गरीबों की तादाद बड़ी है, वहां सरकार पर इनकी जिम्मेदारी एक बोझ बन जाती है। अगर हम इन सब पर सहमत हो भी जाएं, तो राज्य को समाज के सबसे वंचित सदस्यों की मदद लेनी चाहिए ताकि वे बाकियों के साथ एक हद तक समानता का आनंद ले सके। तब भी इस पर असहमति हो सकती है। इस लक्ष्य को पाने के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? आजकल हमारे समाज में और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी यह बहस चल रही है कि मुक्त बाजार के जरिए खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा, समाज में सुविधा प्राप्त सदस्यों को नुकसान पहुंचाए बगैर सुविधाहीन लोगों की मदद करने का सर्वोत्तम तरीका होगा, या गरीबों की न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने सरकार की जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। हमारे देश में इस भिन्न प्रस्तावों का भिन्न राजनीतिक समूह समर्थन कर रहे हैं, जो ग्रामीण और शहरी गरीब जैसे सीमांत समूह की आबादी की सहायता के लिए विभिन्न तुलनात्मक गुण दोषों पर बहस करते हैं। इस खंड में आप इस पर बात करेंगे। मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो, व्यक्तियों की संपत्ति अर्जित करने के लिए मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौते में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। उन्हें लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंद्विता करने की छूट होनी चाहिए। यह मुक्त बाजारों का सरल चित्रण है। मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजार को राज्य के
अगर बाजार को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबार कुल मिलकर समाज के लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। इससे योग्यता और प्रतिभा से लैस लोगों को अधिक प्रतिफल मिलेगा, जबकि अक्षम लोगों को कम हासिल होगा। यही मान्यता है कि बाजारी वितरण का भी परिणाम न्यायसंगत होगा। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो सामाजिक न्याय को लेकर इन्होंने अपना वक्तव्य दिया है वो क्या है, इसको देखते हैं। न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, अगर बाजार में इसमें बताया गया कि अगर बाजार में अगर खुली प्रतिद्वंदता नहीं होगी, अगर ज़्यादा लाभ अमीरों को दिया जाएगा बाजार का, या जो इससे क्या होगा, बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी और समाज असंगत और न्याय संगत होगा। हालांकि मुक्त बाजार के सभी समर्थक आज पूर्णतः अप्रतिबंध बाजारों का समर्थन नहीं करेंगे। कई लोग कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने को तैयार होंगे। मसलन सभी लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी जीवन मानक सुनिश्चित करने हेतु राज्य हस्तक्षेप करे, ताकि वे समान शर्तों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सके। लेकिन वे तर्क कर सकते हैं कि जहाँ भी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा तथा जैसी अन्य सेवाओं के विकास के लिए बाजार को अनुमति देना ही लोगों के लिए बुनियादी सेवाओं को आपूर्ति का सबसे बड़ा कारगर तरीका हो सकता है। दूसरे शब्दों में ऐसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए निजी एजेंसियों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, जबकि राज्य की नीतियां इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करें। राज्य के लिए ये भी जरूरी हो सकता है कि इन वृद्धों रोगियों को विशेष सहायता प्रदान करें जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके आगे राज्य की भूमिका नियम कानून का ढांचा बरकरार रखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इससे व्यक्तियों के बीच जबरदस्त और अन्य बाधाओं से मुक्त प्रतिबंधता सुनिश्चित होगी। उनका मानना है कि मुक्त बाजार उचित और न्यायपूर्ण समाज का आधार होता है। कहा जाता है कि बाजार किसी व्यक्ति की जाति या धर्म की परवाह नहीं करता है। वह यह भी नहीं देखता है कि वह मर्द है या औरत। वह इन सब में निरपेक्ष रहता है, न्यूट्रल रहता है, और उसका सरोकार आपकी प्रतिभा और कौशल से। अगर आपके पास योग्यता है तो आप सब बातों में बेमानी है। बाजारी वितरण के पक्ष में एक तर्क दिया जाता है कि यह हमें ज़्यादा विकल्प प्रदान करता है। हमें शक नहीं है कि बाजार प्रणाली उपभोक्ता के तौर पर हमें ज़्यादा विकल्प देती है। हम जैसा चाहे वैसा चावल पसंद कर सकते हैं और पसंदीदा स्कूल जा सकते हैं, बशर्ते कीमत चुकाने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो। लेकिन बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं के मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं और सेवाओं लोगों को खरीदने लायक कीमत पर भी उपलब्ध हो। यानी कि कीमत भी ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों को पर्याप्त मिल सके, यानी कि लोगों को जो है वो पर्याप्त मात्रा में जो है सेवाएं और सस्ती रेट पर मिल सके। यदि किसी निजी एजेंसियों के लिए लाभप्रद नहीं होती है तो वे उस खास बाजार में प्रवेश नहीं करेगी तथा सख्ती और घटिया सेवाएं मुहैया कराएगी। यही वजह है कि सुदूर इलाकों में बहुत कम निजी विद्यालय हैं और कुछ खुले भी हैं तो वे निम्न स्तरीय है। स्वास्थ्य सेवाएं और आवास के मामले में भी यही सच है। इन परिस्थितियों में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। मुक्त बाजार और निजी उद्यम के पक्ष में अक्सर सुनने वाला दूसरा तर्क ये भी है कि जो बाजार सेवाएं मुहैया कराते हैं उनकी गुणवत्ता सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं से प्राय बेहतर होती है, लेकिन इन सेवाओं की कीमत उन्हें गरीबों की पहुंच से बाहर कर दे हो सकती है। निजी व्यवसाय वही जाना चाहता है जहां उसे
सबसे ज़्यादा मुनाफा मिले और इसलिए मुक्त बाजार ताकतवर, धनी और प्रतिभाशाली लोगों के बीच लोगों के हित के काम करने के लिए प्रवृत्त रहता है। इसका परिणाम अपेक्षाकृत कमज़ोर और सुविधाहीन लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करने के बजाय अवसरों से वंचित करना हो सकता है। तर्क तो बहस के दोनों पक्षों के लिए उपयुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन मुक्त बाजार आम तौर पर पहले ही सुविधा संपन्न लोगों के हक में काम करने का रुझान दिखलाते हैं। इसी वजह से अनेक लोग तर्क करते हैं कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि समाज के तमाम सदस्यों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दों पर असहमति अपरिहार्य है और फायदेमंद भी, क्योंकि वे उन्हें दृष्टिकोण की जांच परख करने और विवेक ढंग से अपने विचारों का बचाव करने को बाध्य करती है। वाद विवाद के जरिए इन असहमतियों के बीच में राह निकालने का दूसरा नाम राजनीति है। हमारे अपने देश में अनेक किस्म की सामाजिक और आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं और उन्हें कम करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। सामाजिक न्याय के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन से हम इनमें शामिल मुद्दों पर बहस करने तथा न्याय के अनुसरण के सर्वोत्तम रास्ते के बारे में एक सहमत पर पहुंचने में मदद मिलती है। देखिए, ये जेस मिल का एक कोटेशन है, जो राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे, ये इनका स्टेटमेंट है। न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न सिर्फ गलत है, बल्कि उस पर आमतौर पर अनेक नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष से हमसे दावा जता सकता है। जेस मिल ने ये कहा है। तो ये आपका चैप्टर था। तो आपने इस चैप्टर में ये पूरा 3 वीडियो के माध्यम से ये पूरा आपने पढ़ लिया है। इसके ये प्रश्नोत्तर हैं, आप इनको देख सकते हैं। हर व्यक्ति को उसका प्राय देने का मतलब क्या है, हर किसी को उसका प्राय देने का मतलब समय के साथ साथ कैसे बदला गया है, ये सारे क्वेश्चन हैं। आप इनको कर सकते हैं। सामाजिक न्याय आप इस चैप्टर में पूरा पढ़। तो ये आपका 4th चैप्टर था जो समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था पिछले 3 वीडियो के माध्यम से। सामाजिक न्याय का ये चैप्टर है, आप इसको अब तक पढ़ चुके हैं। देखिए, सामाजिक न्याय किसे कहते हैं? प्रेम के बहुत रंग होते हैं, उनकी व्याख्या करना आसान नहीं है, फिर भी हम अपनी अंतर्दृष्टि से प्रेम का मतलब क्या है वो निकाल ही लेते हैं। प्रेम और न्याय एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो सामाजिक न्याय के समाज के जो भी संसाधन हैं, उन संसाधनों का समान रूप से बंटवारा करना ही क्या है? सामाजिक न्याय कहलाता है। न्याय किसे कहते हैं? अपने निर्दिष्ट कार्यों को करना, यानी कि जो उसके कार्य बताए गए हैं उन कार्यों को करना ही न्याय है। दूसरे के कार्यों में बाधा डालना या दूसरे को डिस्टर्ब करना अन्याय है। ठीक है, सुकरात ने भी इस बात का समर्थन किया है। सुकरात का न्याय से फिर आपने समान लोगों के प्रति समान व्यवहार को समझा। इसी तरह फिर आपने समानुपातिक न्याय को समझने का प्रयास किया। इसी तरह फिर आप आगे बढ़ते गए और आपने विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखने वाले जो नियम है जो सरकार बनाती है हमारी, उनके बारे में आपने पढ़ा। इसी तरह फिर आप ये जो बातें हैं सारी आप पढ़ चुके हैं इसमें। इसी तरह फिर आपने ये क्वेश्चन आपने समझने का प्रयास किया कि जो न्याय की देवी है उसकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी रहती है। न्यायपूर्ण बंटवारा न्याय का किस प्रकार से समान रूप से बंटवारा किया जाता है। तो ये सारी बातें आप इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। रोल्स थे उसका न्याय सिद्धांत आपने पढ़ा। फिर इसी तरह रोल्स का न्याय संबंधी विचार आप पढ़ चुके हैं। इसी तरह आपने सामाजिक न्याय का अनुसरण भी आप इस वीडियो में पढ़ ही चुके हैं। तो ये थोड़ा सा रह गया था, इसको देख लेते हैं। ये क्या है, इस कार्टून के माध्यम से क्या कहा जा रहा है। मैंने सुना है कि न्याय में देरी होना अंधेर होना है, लोग ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, न्याय देर से मिलता है लेकिन न्याय मिलता जरूर है। हमारे जो भारतीय संविधान में कहा गया है कि न्याय सबको समान रूप से मिले। इसके लिए भारतीय संविधान का 39A नाम का एक अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि सभी लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विधिक सहायता का मतलब है कि सभी लोगों को, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर वो न्याय पाने में असमर्थ है तो उसको सरकार क्या करेगी, उसको न्यायिक सहायता उसको देगी। ठीक है, अब इसका आंसर क्या, देखिए, क्योंकि यदि किसी विवाद में निर्णय बहुत देर से आता है तो हो सकता है कि पीड़ित व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से लाभ नहीं मिले। ऐसा
क्या ऐसा मुकदमा जीतने का कोई फ़ायदा है जिसका मरने के बाद फैसला मरने के बाद आए? देखिए, न्याय में देरी का कारण क्या है, इसका पहले ऊपर वाले का आंसर देते हैं आपको। न्याय में देरी होने का मतलब ये है कि क्योंकि हमारे जो कोर्ट का सिस्टम है, ये कोर्ट का सिस्टम इंडिया का ऐसा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्याय मिलने में देरी हो जाती है। कभी कभी गवाह बदल जाते हैं, कभी कभी क्या है, जज का ट्रांसफ़र हो जाता है, और कभी कभी लंबे समय तक डेट नहीं मिलती है। इस वजह से क्या है, और केस भी इतने सारे हैं। कहा जाता है कि भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट, उसमें इतने केसेस पेंडिंग है कि अगर उन सभी केसों की जज निरंतर रूप से यानी कि 24 घंटे बिना थके अगर उन फैसलों पर काम करें, उन केसेस पे काम करें, तो उन केस को सुलझाने के लिए 90 साल का समय लगेगा कंटिन्यू, अगर उन सभी केसों को स्टडी करें तो। यानी कि सब में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हों, कुछ गवाह, कुछ मतलब ऐसे प्रॉब्लम होती है, इस वजह से न्याय में देरी हो जाती है। यदि किसी विवाद में निर्णय बहुत देर से होता है और हो सकता है कि पीड़ित व्यक्ति कानूनी उसका लाभ नहीं मिले और वो मर जाए, और उसका फैसला आने पर उसको क्या हो, देखिए सच क्या है वो सामने आकर ही रहेगा। अगर जीवित व्यक्ति जो था उसने अगर मुकदमा किया है, अगर उस मुकदमे का लाभ उसने मरने के बाद भी मिलता है, तो वो अगर न्याय जो है, न्याय के बारे में कहा जाता है कि न्याय निष्पक्ष होता है और वो उसको उसका लाभ मिल ही पाता है। तो आपने इस वीडियो में सामाजिक न्याय का जो ये चैप्टर था आपका 4th चैप्टर अध्याय 4 आपने पूरा पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। अगले वाले वीडियो में हम पार्ट 5 पढ़ेंगे, अध्याय 5 पढ़ेंगे, अध्याय 5। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।